मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं। गंभीर इसलिए मानता हूं कि आज चाहे हमारी समस्याएं वैसी नहीं है जैसी पश्चिम की हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से मूलतः हमारी जो गरीबी है यहाँ की, हमारी जो बैकवर्डनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारी जो समस्याएं हैं कृषि की, किसानों की, अंदाजा लगाया गया है कि ये हमारा सारा अमाउंट अगर 500 बिलियन भी माना जाए, 1400 बिलियन डॉलर्स नहीं, 500 बिलियन डॉलर्स मीन्स 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ रुपए, वो भी माना जाए तो हमारे सब किसानों के सब कर्जे खत्म हो जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड क्लास रोड सारे हिंदुस्तान में बन जाएंगे। हम तो खाली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना करके हम सोचते थे कि हमने बहुत बड़ी सेवा की एनडीए के समय में, लेकिन सारे हिंदुस्तान की 6 लाख गांवों में शुद्ध पीने का पोर्टेबल वाटर मिल जाए, ये व्यवस्था हो जाएगी। और किसी ने कैलकुलेट किया कि और कुछ न करें, केवल इसका उपयोग रुपए का इस प्रकार से करें कि 6 लाख गांव तक हम पैसे पहुंचाएं तो 4 करोड़ एक एक गांव में पहुंचा सकते हैं और इन एवरी सिंगल विलेज अ स्कूल विथ इंटरनेट इनेबल्ड एजुकेशन, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में ये बात आने वाली है कि सर्व शिक्षा अभियान में केवल मात्र लिटरेसी का ध्यान न रखा जाए, लेकिन भारत के एक एक छात्र छात्रा को इंटरनेट लिटरेट बनाया जाए, कंप्यूटर लिटरेसी दी जाए, अ प्लेग्राउंड विद जिम्नेशियम, telemedicine facility for primary health center and much more. This is just to show the dimensions of the advantage that would accrue to the country if this proposal is implemented. और इसी संदर्भ में मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि पिछले साल M.K. नारायणन ने जब हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट बूम करने लगा, बहुत बढ़ गया, तब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नारायणन ने पब्लिकली कहा कि ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यह जो इतना बूम हो रहा है उसमें टेरर मनी भी हो सकती है। उन्होंने कहा, ही पब्लिकली स्टेटेड दैट टेरर मनी might be operating through fund flows. कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि ये जो विदेशों में पैसे लोग रखते हैं वो उसमें कन्वर्जेंस है, कुछ मात्रा में ब्लैक मनी जरूर है, लेकिन ब्लैक मनी है और साथ साथ क्राइम मनी है और अब जैसे नारायण ने कहा टेरर मनी भी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्वर्जेंस ऑफ करप्शन, क्राइम एंड वीनल बिजनेस। सब दृष्टि से इस योजना को साहस के साथ, हिम्मत के साथ उठा करके उसको परसू करना यह राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि है। इस सरकार से मैं अपेक्षा नहीं करता। मैंने पत्र जरूर लिखा था, जिस पत्र को आज मैंने याद दिलाया है, क्योंकि इसके लिए भी शासन में बैठे हुए लोग वे स्वयं साफ सुथरे चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्रहित में ये हमको अगर जनता ने अवसर दिया आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो हमारा फर्ज होगा, हमारा कर्तव्य होगा कि हम इस मामले को सिंसियरली
और फर्मली परसू करें। मित्रों, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैंने आज जब आपसे मिलने का निर्णय किया, वह इसलिए किया कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर पूरा ध्यान देश का दिला सकूं। प्रधानमंत्री जाएं तो अपने यहां कैबिनेट की मीटिंग करके जाएं कि इसको क्या करना, कैसे करना। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि आप मत करिए, ये आपसे सवाल दूसरे पूछेंगे जो कि सरल सवाल है। मैंने कहा वो सरल सवालों का जवाब तो देता रहता हूं, लेकिन मैं आज निवेदन करूंगा कि अगर आज कोई और सवाल मुझसे न पूछे, इस संदर्भ में कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे, और अगर आप दूसरे सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं ये आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मैं दिल्ली में आऊं ही नहीं। मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो एक प्रकार से फ्री क्वेश्चंस के लिए आपसे मिलूंगा आकर के। उसमें आप जो पूछना चाहें, प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा है, इधर उधर पीलीभीत में जो कुछ हुआ है, जो भी पूछना चाहे मैं जवाब दूंगा, और मुझे कोई जवाब देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत यह होती है कि कभी कभी महत्वपूर्ण विषय जिसकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए, उसकी ओर न जाकर के और ट्रिविया की ओर चला जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, मैंने जो कुछ कहा है उसको एक छोटे से वक्तव्य के रूप में भी लिखा है, और अंग्रेजी दोनों उसके संस्करण मेरे इस वक्तव्य के आपको अभी प्राप्त हो जाएंगे, और आप उसके प्रति न्याय करें, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। क्योंकि आप न्याय केवल इसके प्रति नहीं करेंगे, आप देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के प्रति न्याय करेंगे, परसू करेंगे। दिस इज अ ड्यूटी, एंड देयरफॉर एट द एंड ऑफ इट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ माय स्टेटमेंट, उसने कहा है, हमने 3 बातें कही हैं कि हम क्या करेंगे, और वो 3 बातें ये हैं कि हमने कहा है कि पहली बात तो अभी भी हमारे पास 1.5 महीना है इलेक्शन, 1.5-2 महीने, उसमें हमारी यूनिट्स इसके लिए कैंपेन करेंगी। लगातार जब प्रचार करेंगी तो प्रचार में एक प्रमुख मुद्दा ये बना करके कैंपेन करेंगी। कुछ यूनिट्स ने तो हमको कहा है कि हम तो जैसे पोलिंग होता है हम वैसे पोलिंग करवाएंगे अपने यहाँ पर। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि सबका पैसा स्विस बैंक से यहाँ आना चाहिए। और दूसरी बात हम करेंगे वो ये कि हमारे चीफ मिनिस्टर वे प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके उनको कहेंगे कि हम अपने स्टेट में इंटरेस्टेड हैं, और हमारे राज्यों में कौन कौन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने भारत का धन विदेशी बैंकों में जमा करवाया है। मैं स्वयं इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने वाला हूं कि जैसे आप सभी को ये कहते हैं कि आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज हमको दें, वैसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब वो एफिडेविट लेते हैं कैंडिडेट से, उन कैंडिडेट से एफिडेविट में ये भी लिखवाएं कि हमारा कोई धन अपना वह कहीं विदेश में है क्या, या उनको ये एफिडेविट लिखाने के लिए मजबूर करें कि हमारा कोई धन विदेश में नहीं है। ये सुझाव है। और आखिरी बात, इस मामले को आगे कैसे परसू किया जाए, इसके लिए एक छोटी सी कमेटी हमने सोची है, जिसमें डॉक्टर आर वैद्यनाथन, जिनसे मैं लगातार संपर्क में हूं, और वो बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं, श्री एस गुरुमूर्ति,
जो कि इस विषय पर लगातार लिखते भी रहे हैं, इसको परसू करते रहे हैं। चेन्नई में हमारे सहयोगी हैं। तीसरे महेश जेठमलानी हमारे एडवोकेट हैं आउटस्टैंडिंग, मुंबई में रहते हैं। और चौथे अजीत डोवाल जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, क्योंकि मैंने जिक्र किया इसमें कि एक सिक्योरिटी का भी पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह 4 लोग, इनका एक टास्क फोर्स हम बनाएंगे जो कि हमको पूरा कोर्स ऑफ एक्शन हमको सुझाए कि क्या करना चाहिए आगे।